गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टोटल जो डिस्कशन था वो डिस्कशन हम लोग ख़त्म कर लिए। अभी क्वेश्चन आंसर पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ करवाना है इस चैप्टर का, जो है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के ऊपर बेस है। तो पहले हम लोग कुछ बैलेंसिंग करेंगे, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसका कुछ एग्जांपल हम लोग करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये प्रोडक्ट आएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 प्लस वाटर H2। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल एक इक्वेशन है जिसको हम लोग एलिमेंट्री इक्वेशन बोलते हैं, जो कि बैलेंस नहीं किया होता है। तो इसको मुझे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 होगा, 3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का नंबर का डिफरेंस है सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है, 2 हो गया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। वो ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे 3, 5 है। यहाँ पे देखो 3, 2, 6 है। तो नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस है। तो देखो अगर हम HNO3 इसमें हम 2 डाल देंगे, 2 HNO3 अगर डाल देंगे तो देखो कितना आता है, ये 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 कुल मिला के हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ही सिर्फ है, मतलब क्या, इसको मुझे क्या करना होगा, 2H2O कर देना होगा। तो ये भी 4 हो जाएगा, 2, 2, 4, यहाँ पे 4 तो था ही, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा, इसको अगर तुम 2 डालोगे तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखो नाइट्रोजन 2 ही था, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा, उसको तो ऑक्सीजन देखो 2 और 3, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2, 3, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब 8 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और कैल्शियम तो पहले से ही बैलेंस है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 ही है, मतलब हर एक पूरा इक्वेशन कुल मिला के टोटल बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 2 बिठा देंगे तो ही बैलेंस हो जाएगा। मतलब तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा, 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एरो देके कैल्शियम NO3 प्लस 2H2O। यही हो गया मेरा क्या, बैलेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल, उसके बाद मान लो दिया हुआ है एल्युमिनियम क्रोमेट Al2CO3 का होल 3, Al2CO3 होल 3, ठीक है, प्लस H3PO4। H3PO4 इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 एरो देखिए, ये होगा AlPO4 प्लस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो H3PO4 ये है तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम 1 है, तो एल्युमिनियम का क्लियरली डिफरेंस मुझे दिख गया। ठीक है, तो इसको अगर एल्युमिनियम बैलेंस करना है तो यहाँ पे तुम्हें 2 बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, तो एल्युमिनियम तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, तो इसका भी नंबर डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन देखो 3 कितना है, 9 O3 यहाँ पे भी 3 कुल मिला के 9 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 मतलब 13 ऑक्सीजन है। यहाँ पे तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 4, 2, 8, यहाँ पे 2, 10, यहाँ पे 1, 11, मतलब 2 का डिफरेंस है ऑक्सीजन का। यहाँ पे 13 है ऑक्सीजन है, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना डिफरेंस हो गया, ऑक्सीजन का डिफरेंस हो गया कितना, 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन मुझे क्लियरली बैकअप करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन फॉस्फोरस को काउंट करो, ये P मतलब तुम्हारा फॉस्फोरस है, P तुम्हारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे P तुम्हारा देखो 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 तो अगर इसको यहाँ पे 2 बिठा देंगे तो 2P यहाँ पे
फॉस्फोरस मतलब जो पी है ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था ही पहले से ही, ठीक है। तो फॉस्फोरस ये बैलेंस हो गया और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर तुम 2 बिठाओगे तो हाइड्रोजन का नंबर देखो 2 3 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारा कितना है, 2 है सिर्फ, यहाँ पे कितना हो गया, 2 बिठाने से 6 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 3 बिठा देंगे तो देखो 3 2 यहाँ पे भी 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हो गया, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा उसके बाद तुम देखो ऑक्सीजन में चले आओ। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 बिठा दिया तो 3 और यहाँ पे 2 5 और 2 4 8 5 8 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 13 ही था, 3 3 9 और 2 4 8, यहाँ पे 2 4 8 8 और यहाँ पे 3 3 तो 9 तो 8 9 17, यहाँ पे 17 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तुम्हारा 13 ऑक्सीजन है, मतलब कितना डिफरेंस हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया, 4 का तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंस हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा उसके बाद कार्बन वाला देखो, यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कितना है C3, मतलब क्या 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे तो 3 कार्बन हो जाएगा, कार्बन बैलेंस हो गया। तो हर एक एलिमेंट बैलेंस हो गया, सिर्फ बचा क्या ऑक्सीजन। तो फिर से ऑक्सीजन काउंट करते हैं कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 3 3 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 और 4 मतलब 8 तो 9 और 8 17 17 ऑक्सीजन। यहाँ पे अभी काउंट करते हैं 2 4 8 8 ऑक्सीजन, 3 2 6 8 और 6 14 ऑक्सीजन, 14 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मतलब 17, और यहाँ भी 17 ऑक्सीजन, यहाँ भी 17 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी तुम्हारा बैलेंस हो गया, मतलब क्या टोटल इक्वेशन तुम्हारा अभी बैलेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बिठा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बिठा देंगे, यहाँ पे 3 बिठाएंगे, यहाँ पे भी 3 बिठाएंगे, तो हर एक इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। ये पहले वाला इक्वेशन था। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, Al2CO3 का होल 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 बिठाए थे 2H3PO4 2AlPO4 प्लस 3CO2 प्लस 3H2O, यही हो गया बैलेंस मेरा, Al2CO3 का होल 3 प्लस 2H3PO4, उसके बाद 2AlPO4 प्लस 3CO2 प्लस 3H2O, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा टफ था एग्जाम्पल। अच्छा उसके बाद और एक तो देखो H2SO4 प्लस HI सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोडक्ट है तुम्हारा H2S प्लस I2 प्लस वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, इसको कैसे बैलेंस करें, तो नंबर ऑफ एटम्स पहले गिनो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने है, 2 यहाँ पे 1 मतलब 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 मतलब 4 तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तुम्हारा 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब 1 राइट साइड में ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन अगर तुम काउंट करोगे देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तुम्हारा कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, वहाँ पे 4 लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तुम्हारा 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सल्फर को काउंट करो, यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। आयोडीन काउंट करो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आयोडीन है, यहाँ पे तुम्हारा 2 आयोडीन है, तो आयोडीन भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे हम 2 बिठा देते हैं तो 2 आयोडीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 आयोडीन है, मतलब आयोडीन बैलेंस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 बिठाएंगे तो हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन अभी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो 2 4 ये भी बैलेंस है, मतलब यहाँ पे 2 बिठाने से आयोडीन भी बैलेंस हो जा रहा है और तुम्हारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। और चेक करते हैं 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो तुम्हारा कितना ऑक्सीजन है, 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो मुझे ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करना है, तो यहाँ पे तुम 4 बिठाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे 4 बिठाओगे तो हाइड्रोजन भी तुम्हारा क्या चेंज हो जाएगा, मतलब 4 बिठाओगे तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया था, यहाँ पे 4 बिठाने से हाइड्रोजन का नंबर भी, तो यहाँ पे अगर हम 4 बिठा देंगे तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे तो 8 हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का नंबर भी बदल जाएगा मेरा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या ये इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक को बैलेंस करने जाएंगे तो दूसरा बदल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम 8 हाइड्रोजन बिठा देते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लोग 8 बिठा देंगे, तो अगर 8 यहाँ पे बिठाएंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब क्या 4 हाइड्रोजन हो गया। लेफ्ट साइड में तुम्हारा 8 हाइड्रोजन है और राइट साइड में तुम्हारा क्या होगा, देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब 10 हो गया, यहाँ पे 8 यहाँ पे 2 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 4, मतलब 6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम 4 बिठाओगे 4 बिठा दोगे तो 4 और 2 क्या 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मतलब 10 हो गया,
यहाँ पे देखो 10 ही है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तुम्हारा। मतलब यहाँ पे मुझे 8 करना है, यहाँ पे मुझे 4 करना है, ठीक है। ये वाला 4 है, ठीक है, 4H2O। अच्छा, यहाँ पे अगर 4 बिठाएंगे तो ऑक्सीजन क्या 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 ही ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन भी तुम्हारा बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस था, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे भी 1 सल्फर। आयोडीन में आते हैं, यहाँ पे देखो 8 बिठाने से आयोडीन तुम्हारा 8 हो जाएगा। मतलब मुझे क्या यहाँ पे 4 करना होगा, क्योंकि 4 करेंगे 4 2 8 हो जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन में मेरा बैलेंस हो गया। अब देखो तुम टोटल इक्वेशन क्या बैलेंस है। अब देखो जितना भी हम एटम है, लेफ्ट साइड में भी जितना है, राइट साइड में भी उतना ही है। मतलब मुझे करना क्या है, यहाँ पे 8 बिठाना होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 बिठाना होगा, तो भी मेरा क्या टोटल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से करना है ताकि हर एक एटम बैलेंस हो, ठीक है। तो मेरा बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, H2SO4 प्लस 8HI एरो H2S प्लस 4I2 प्लस 4H2O। ये हो गया मेरा बैलेंस इक्वेशन, H2SO4 प्लस 8HI एरो देखिए H2S प्लस 4I2 प्लस 4H2O, ठीक है। अच्छा, चलो लास्ट वाला और एक एग्जाम्पल करते हैं। जितना बैलेंस प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा, और ये बैलेंस आएगा ही आएगा। देखो Ca3PO4 होल 2 कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल 2 प्लस SiO2 एरो देखे P4O10 प्लस CaSiO3 ठीक है। अच्छा, आप नंबर ऑफ एटम काउंट करो। यहाँ पे देखो कैल्शियम तुम्हारा 3 कैल्शियम है, यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 है, मतलब डिफरेंस हो गया। फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस यहाँ पे P, यहाँ पे 2, मतलब 2 फॉस्फोरस है। यहाँ पे देखो 4 फॉस्फोरस है, P4 है वहाँ पे, ये भी डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंस को कैसे हटाए, यहाँ पे SI मतलब सिलिकॉन, यहाँ पे SI 1 यहाँ पे भी SI 1 है, तो SI ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 4, यहाँ पे 2, 4 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, मतलब 10 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी देखो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, मतलब 13 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी डिफरेंस है। तो इस तरीके से बैलेंस करेंगे ताकि हर एक एटम मेरा बैलेंस हो। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे 3 कैल्शियम है, यहाँ पे तुम्हारा 1 कैल्शियम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बिठा देंगे हम, तो 2 और 3 6 कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या 6 डाल देंगे, तो यहाँ भी 6 कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर 6 डालेंगे तो सिलिकॉन भी तो 6 हो जाएगा, तो सिलिकॉन की भी मुझे इधर 6 करना होगा, तो इधर सिलिकॉन को 6 करने के लिए मुझे इधर भी 6 बिठाना होगा, तो 6 सिलिकॉन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, इधर अगर 6 बिठाएंगे तो ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पे 6, मतलब 6 2 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 2 8, तो 20 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3 और 6, मतलब 18, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6, मतलब 6 3 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10 28 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे ठीक से काउंट करते हैं, यहाँ पे देखो 6 2 12, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 पहले से ही है, मतलब 4 2 8, 4 2 8, यहाँ पे 2, मतलब 16, और यहाँ पे 12, 6 2 12, और यहाँ पे यहाँ पे देखो ठीक से काउंट करो, 6 और 2 कितना होता है 12 होता है, 12 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे 4 और 2 8 ऑक्सीजन, 8 यहाँ पे भी 2 है, मतलब क्या 16, तो 16 और इधर 12, 16 और 12 कितना होता है 28 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी तो 28 ऑक्सीजन था, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। मतलब क्या हर एक एलिमेंट तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक से देखो हर एक एलिमेंट तुम्हारा बैलेंस हो गया। मतलब बैलेंस इक्वेशन मेरा क्या होगा, यहाँ पे 2 बिठाएंगे, यहाँ पे 6 बिठाएंगे, यहाँ भी हम लोग 6 बिठा देंगे, तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या हुआ तुम्हारा 2Ca3PO4 का होल 2, ठीक है, प्लस 6 SiO2 P4O10 प्लस 6 SiO3, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस। 2Ca3PO4 होल 2 प्लस 6 SiO2 एरो देके P4O10 प्लस 6 CaSiO3, ये यहाँ पे CaSiO3 होगा, 6 CaSiO3 ये होगा, ठीक है। ये तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन है। चलो, तो बैलेंसिंग पार्ट ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे।
देखो अच्छा उसके बाद देखो, अच्छा उसके बाद सवाल है क्या, देखो उसके बाद सवाल है राइट द बैलेंस्ड chemical equation for the following reactions. For the following reaction, कुछ रिएक्शन दिया हुआ है जिसका मुझे बैलेंस करके लिखना होगा। पहला वाला इक्वेशन क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले तुम्हें इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने से पहले तुम्हें मेन जो इक्वेशन है, जो एलिमेंट्री इक्वेशन जिसको अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, उसको पहले लिखना होगा मुझे। तो देखो जिंक का फॉर्मूला क्या है, जिंक का फॉर्मूला Zn है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3, ठीक है। अच्छा उसके बाद जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, इसको समझना होगा कि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है जिंक NO3 जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर तो Ag है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री इक्वेशन हम लोग लिख लिए, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ है। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है तो बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, अगर ना है तो बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो जिंक मतलब Zn, यहाँ पे Zn एक ठो ही है, ठीक है, तो बैलेंस है। Ag यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे भी Ag एक ठो ही है, मतलब ये भी ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन एक ठो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन दो ठो हो गया, ठीक है, मतलब ये गड़बड़ हो गया, डिफरेंस हो गया, ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया, मतलब मुझे बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन एक ठो यहाँ पे दो ठो है, मतलब मुझे यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो Ag भी तो 2 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, Ag को बैलेंस करने के लिए, तो इधर भी 2 Ag हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 और 3 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 और 2 6 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। Zn भी बैलेंस है, Ag भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, मतलब हर एक एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो गया। मतलब क्या, यही तुम्हारा इक्वेशन होगा, बैलेंस इक्वेशन होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, calcium hydroxide plus carbon dioxide. The product will be calcium carbonate plus water. So calcium hydroxide formula is CaOH2 plus carbon dioxide formula is CO2. Calcium carbonate formula is CaCO3. Water formula is H2. Right, now see whether this equation is balanced or not. So there is one calcium on the reactant side, there is one calcium on the product side. It is balanced already, it is balanced. Oxygen, 2 oxygen, here 2 oxygen, so 4 oxygen on the reactant side, here 3 oxygen and 1, so 4 oxygen on the product side, so oxygen is also balanced. Hydrogen, 2 hydrogen is there, and here also 2 hydrogen is there, so hydrogen are also balanced. Next carbon, here is 1 carbon, here is also 1 carbon, so every element is balanced, so we do not need to balance this equation. This equation is already balanced, right? So this is the example 2. Next example 3, third example. Given equation is potassium bromide, potassium bromide, this is in aqueous form, AQ, plus barium iodide, this is also in aqueous form, product is potassium iodide, solid potassium iodide plus barium bromide, potassium iodide not aqueous, potassium iodide aqueous plus barium bromide.
barium bromide solid. So this is the equation, word equation. We have to first write the elementary chemical equation and check whether the elementary chemical equation is balanced or not. Then if it is not balanced, then we need to balance the equation. So potassium bromide formula is KBr. This is the formula of potassium bromide, KBr. It is in aqueous form, so AQ aqueous form, plus barium iodide. What is the formula of barium iodide? The formula of barium iodide is Bai2, barium iodide. This is also in aqueous form. Product is potassium iodide. Potassium iodide formula is Ki, aqueous form, plus barium bromide. What is the formula of barium bromide? The formula of barium bromide is BaBr2. It is in solid form. Right. Now check whether the equation is balanced or not. So here is only one potassium, here is only one potassium. So potassium is balanced. But see, here is 2 iodine present, here only 1 iodine. Therefore, we need to balance this. So here is only 2 iodine, here is only 1 iodine. So to balance this, we need to put 2 here. Therefore, it will be 2 iodine. Here also 2 iodine. So 2 iodine मैच हो गया. ठीक है. अब देखो क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 डाले तो 2 पोटेशियम हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यह भी 2 डालना पड़ेगा. पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम हो गया. ठीक है. अच्छा, तो 2 पोटेशियम है, यहाँ पे भी 2 पोटेशियम है, यहाँ पे देखो 2 पोटेशियम है. ठीक है. अच्छा, 2 Br हो गया, यहाँ पे देखो 2 Br है ऑलरेडी, 2 Br. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखो 2 आयोडीन है, यहाँ पे देखो 2 आयोडीन है, तो आयोडीन भी बैलेंस है. यहाँ पे देखो 1 बेरियम है, यहाँ पे देखो 1 बेरियम है, तो एवरी एलिमेंट इज़ बैलेंस्ड. सो ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे मुझे 2 बिठाना होगा, यहाँ पे भी मुझे 2 बिठाना होगा, तो इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा. 2 KBr होगा, यहाँ पे 2 Ki होगा. ठीक है. तो इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा. वर्ड इक्वेशन से पहले इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, चौथा वाला क्वेश्चन देखो. चौथा वाला क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, magnesium plus hydrochloric acid. What is the product? The product will be magnesium chloride plus hydrogen. मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक्वस फॉर्म में है. ठीक है. मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म है. हाइड्रोजन ये तो गैस है. ठीक है. तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2 और हाइड्रोजन तो H2. अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं, ये चेक करना होगा. ठीक है. अच्छा, मैग्नीशियम देखो यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ठो है, पर यहाँ पे देखो क्लोरीन 1 ठो है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो हो गया. मतलब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा. 2Cl होगा, 2 क्लोरीन, अभी भी 2 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस हो गया. मैग्नीशियम तो पहले से ही बैलेंस था. हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. मतलब यहाँ मुझे सिर्फ 2 डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. ठीक है. तो ये सब हो गया तुम्हारा कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. ठीक है. पहला टाइप क्या आएगा, तुम्हें इक्वेशन दिया रहेगा, उसको बैलेंस करना है. दूसरा टाइप क्या रहेगा, वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, वर्ड में दिया रहेगा, उसको पहले वर्ड से इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 3 नंबर वाला सवाल देखो. 3 नंबर वाला सवाल है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स टू गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल. मतलब 2 टर्म मुझे एक्सप्लेन करना होगा ऑक्सीडेशन का. एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन. तो ये 2 टर्म एक्सप्लेन करना होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन विद द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल लेके मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. देखो ऑक्सीडेशन क्या है. ऑक्सीडेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है. मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गेन करना, ऑक्सीजन लेना. कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन करता है तब उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है. ठीक है. और रिडक्शन क्या है,
कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लॉस करता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ देता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन का? जैसे मान लो 4Na सोडियम प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या होगा? 2Na2O, ये होगा प्रोडक्ट। मतलब देखो सोडियम ऑक्सीजन क्या होगा? सोडियम ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब सोडियम ऑक्सीजन को ले लिया है। देखो सोडियम Na2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ, सोडियम के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब सोडियम ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ले लिया है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन लेना मतलब और ऑक्सीजन गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो 2H2 प्लस O2 क्या होगा? 2H2O। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन को ले लिया, गेन कर लिया, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन किया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया है, एक्सेप्ट किया है, मतलब ये भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन है। इसलिए तो पानी हो गया ना, 2H2 प्लस O2 लेके 2H2O हो गया, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अच्छा, अगर रिडक्शन में अगर आएंगे, रिडक्शन मतलब क्या? ऑक्सीजन को लॉस करना, ऑक्सीजन को छोड़ना। जैसे कि पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? ये पहला वाला एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला ऑक्सीडेशन का। अब अगर रिडक्शन में आएंगे, रिडक्शन का पहला वाला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड CuO, इसमें देखो पहले से ऑक्सीजन है, इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन को क्या रिलीज़ कर देगा, मतलब छोड़ देगा, मतलब CO से ये Cu बन जाएगा, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगा वो हाइड्रोजन से जुड़ के H2O हो जाएगा, मतलब पानी हो जाएगा। मतलब देखो ये Cu क्या क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन पहले से ही था, लेकिन इसने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया, लॉस किया है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारा क्या है? रिडक्शन है। ये वाला स्टेप तुम्हारा रिडक्शन है, रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसने रिलीज़ किया है, छोड़ दिया है, इसलिए रिडक्शन है। ठीक है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देखो, पोटाशियम क्लोरेट 2KClO3, इसको अगर हम हीट करेंगे, ये वाला साइन हीट का साइन है, वो जो ट्रायंगल साइन ये हीट का साइन है। ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, तो भी क्या ये 2KClO3 मतलब क्या? ये पोटाशियम क्लोरेट है, ये सॉलिड है, इससे क्या ऑक्सीजन है इसमें। देखो 2KClO3 O मतलब ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसको अगर हीट कर देंगे तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, मतलब क्या? ये 2KClO3 से 2KCl बन जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, ये गैस में रिलीज़ कर देगा। ठीक है, और ये भी तुम्हारा क्या? सॉलिड है, मतलब 2KClO3 ये पोटाशियम क्लोरेट है, ये सॉलिड है, इसको अगर हीट करेंगे तो जो इसमें जो ऑक्सीजन था ऑक्सीजन क्या छोड़ देगा, मतलब ये जो स्टेप है ये भी तुम्हारा रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इस यहाँ पे क्या रिलीज़ हो गया है। तो इसी दो टर्म को एक्सप्लेन करना था, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और उसको एक्सप्लेन करो विथ 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है। अच्छा, चौथा वाला क्वेश्चन, क्या है? देखो चौथा वाला क्वेश्चन 2 रिएक्शन है, इसमें मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा वाला रिड्यूस्ड हो रहा है। 2 एग्जाम्पल, 2 इक्वेशन है, उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वाला स्टेप ऑक्सीडेशन है और कौन सा वाला स्टेप रिडक्शन है, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन देखो क्या है, पहला वाला इक्वेशन क्या है? 4Na ये सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन ये गैस है। ठीक है, ये प्रोडक्शन हुआ 2Na2O सॉलिड। ये कुछ देर पहले ये एग्जाम्पल हम किए थे, तो इसको इसमें यहाँ पे मुझे बताना है कौन सा वाला स्टेप, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो पहले इसको समझने से पहले मुझे देखना होगा कि ऑक्सीडेशन कौन सा है, कौन सा वाला स्टेप ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन जोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, मतलब ऑक्सीजन गेन करना। तो देखो सोडियम क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे गेन कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन है। अगर ये स्टेप ऑक्सीडेशन है मतलब हम बोल सकते हैं कि सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्योंकि ये स्टेप तो ऑक्सीडेशन है ना। सोडियम से लेके मतलब 4Na से लेके ये जो 2Na2O तक, इसमें सोडियम में क्या पहले ऑक्सीजन नहीं था, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था। उसके बाद क्या देखो सोडियम ने ऑक्सीजन ले लिया है, मतलब ये स्टेप क्या ऑक्सीडेशन है। अगर ये स्टेप ऑक्सीडेशन है मतलब हम बोल सकते हैं कि सोडियम क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेप में ही ऑक्सीडाइज्ड होगा और रिडक्शन स्टेप में रिड्यूस्ड होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सोडियम क्या है, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन गेन किया है और Na2O फॉर्म किया है, मतलब सोडियम ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सोडियम हैज़ gained oxygen to produce
Na2O, सोडियम में ऑक्सीजन गेन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है। और इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, प्रोड्यूस ना लिख के इसको फॉर्म भी लिख सकते हो, टू फॉर्म Na2O। ठीक है, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेप में ही ऑक्सीडाइज्ड होगा और रिडक्शन स्टेप में रिड्यूस्ड होगा। अगर सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होगा, एक ऑक्सीडाइज्ड होगा एक रिड्यूस्ड होगा। सोडियम अगर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होगा, मतलब क्या लिखेंगे, एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड सॉलिड था, हाइड्रोजन तो गैस है, ये क्या होगा, कॉपर सॉलिड होगा प्लस H2O, ये तो लिक्विड है। ठीक है, इसमें भी देखो कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर है ये तुम्हारा, और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, ये कौन सा वाला स्टेप है। पहली बात तो हाइड्रोजन से जो H2O हुआ है ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जुड़ गया है हाइड्रोजन के साथ। और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर देखो ऑक्सीजन लॉस हो गया, लॉस मतलब क्या, रिडक्शन, मतलब ये वाला स्टेप रिडक्शन है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेप में ऑक्सीडाइज्ड होता है, रिडक्शन स्टेप में रिड्यूस्ड होता है, मतलब CO के साथ CO वाला जो स्टेप है ये रिडक्शन हुआ है, मतलब CO क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि CO में पहले ऑक्सीजन था और यहाँ पे तक ऑक्सीजन अभी नहीं है, मतलब CO ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, मतलब CO रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि रिडक्शन वाला स्टेप है, मतलब CO रिड्यूस्ड होगा। और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से लेकर H2O तक यहाँ पे ऑक्सीजन तक ऐड हो गया हाइड्रोजन के साथ, मतलब ये ऑक्सीडेशन है, मतलब इसमें क्या ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेप में तो ऑक्सीडाइज्ड होता है, रिडक्शन स्टेप में रिड्यूस्ड होगा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, CuO हैज़ लॉस्ट ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स Cu, इसने Cu फॉर्म किया है, मतलब क्या होगा, Cu इज रिड्यूस्ड, Cu इज रिड्यूस्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया है, हाइड्रोजन हैज़ गेन्ड ऑक्सीजन, मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आ सकता है, रिएक्शन दे देगा, तुमको पूछा जाएगा कि कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेप है, कौन सा वाला रिडक्शन स्टेप है, या कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरे टाइप के सवाल, जैसे कि देखो 5वां वाला सवाल है, ये सवाल में क्या है, वाई आर decomposition reactions, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions। decomposition reactions को क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट कहा जाता है, यह है सवाल। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा था, एक सिंगल रिएक्टेंट वो ब्रेक होकर 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा था। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। तो नेचुरली ये दो तो ऑपोजिट है एक दूसरे का, दो एक दूसरे का ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक सिंगल रिएक्टेंट था वो 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, वही हो रहा था, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट था जो ब्रेक होके 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा था, वही तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट ये जुड़ के कॉम्बाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेचुरली तो दो एक दूसरे का तो ऑपोजिट हो गया। तो तुम्हें पहले करना क्या है, इस रिएक्शन को डेफिनेशन को बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का डेफिनेशन बताना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि दो रिएक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट इसीलिए कहा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, और वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका उल्टा होगा, मतलब दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कॉम्बाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। इसीलिए एक दूसरे को ऑपोजिट कहा जाता है। जैसे कि मान लो अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो 2H2 + O2, ठीक है, ये जुड़ के हमेशा क्या होता है 2H2O होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ के तुम्हारा पानी हो जाएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी का अगर उल्टा होगा कि 2H2O में से क्या होगा, मतलब पानी में से दो अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, अगर इसमें तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो, जिसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब पानी में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे हम, तो वो क्या, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में दो हिस्सों में बांट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो नेचुरली देखो दो रिएक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो पहले डेफिनेशन बताना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, उसका दो एग्जाम्पल देख देना पड़ेगा। तो उसी से क्लियर हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट छठा वाला क्वेश्चन। छठा वाला क्वेश्चन क्या है, सवाल है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X से, इसको अगर हीट करेंगे, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर, एक शाइनी ब्राउन कलर कंपाउंड एलिमेंट जो कि X है, उसको हीट करेंगे एयर में तो काला हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि एलिमेंट X क्या है। नेम द एलिमेंट X, एलिमेंट X कौन है, एंड और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है वो कौन सा है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड ये कौन सा है, ठीक है। तो ये एक ही होगा, एक ही एग्जांपल है इसका, मतलब एक ही हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम एयर में हीट करेंगे तो वो काला हो जाएगा, क्योंकि एयर में हीट करेंगे मतलब क्या, ऑक्सीजन में हीट करेंगे, तो ऑक्सीजन से अगर हीट करेंगे तो कॉपर में क्या, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जुड़ जाके क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसीलिए वो काला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट X है ब्राउन कलर कंपाउंड का, वो एलिमेंट है तुम्हारा कॉपर। इसको अगर आप एयर में हीट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से हीट करेंगे, तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा जो कि ब्लैक कलर का। तो रिएक्शन क्या होगा, Cu प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे दो होगा, 2Cu प्लस ऑक्सीजन, इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होगा 2Cu। यही तुम्हारा ब्लैक कलर कंपाउंड है, और ये था ब्राउन कलर जो कि X था, कॉपर, ठीक है। इसका ही नाम है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे कि ब्लैक कलर्ड
कंपाउंड, ये कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CuO। ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल इस चैप्टर का, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो बुक से पढ़ लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा दिए, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो बुक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट 7वां वाला सवाल है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग food items are flushed with nitrogen, आंसर है क्यों। सवाल है क्यों। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, क्यों। देखो, जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड है, जैसे कि मान लो पोटैटो चिप्स हो गया, वेफर्स हो गया, ये ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड है। इसके अंदर नाइट्रोजन से फिलअप किया जाता है। कभी देखे हो कि चिप्स का पैकेट या वेफर्स का पैकेट हमेशा जब दुकान से खरीदते हैं हम लोग, तो क्या होता है, वो एकदम हवा से भरा हुआ रहता है। तो वो जो हवा है वो नाइट्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। क्यों, सवाल है क्यों। देखो, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में हमेशा क्या होता है कि जब भी मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर के टाइम वो ठीक रहता है, लेकिन उसको अगर हम 2-3 महीना तक वैसे ही रख दे, उसके बाद खाए, तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको ठीक ठाक कंडीशन में, खाने लायक कंडीशन में रखने के लिए हम लोग वहाँ पे नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, ठीक है, या नॉर्मल एयर डालेंगे जिसमें ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होकर वो जो खाना है वो खाना और पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए उसमें नॉर्मल एयर नहीं डाला जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहेगा। इस नाइट्रोजन इसलिए डाला जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, वो रिएक्शन नहीं करेगा उसके साथ। मतलब जैसा मैन्युफैक्चर हुआ था 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना बाद भी अगर उसको हम खाएंगे तो भी वैसा के वैसा ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव है। इसके वजह से मेन रीज़न है जो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ये नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस है, इसीलिए उसको डाला जाता है। मतलब क्या, नाइट्रोजन गैस अगर डालेंगे तो वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल एयर डाल लेंगे जिसमें ऑक्सीजन गैस है, वो डालेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो खाना खराब हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। तो मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करता है, ये अनरिएक्टिव है। मतलब खाना को तुम ठीक से अगर रखना चाहते हो, खाना ख़राब ना हो, इसके लिए फूड आइटम्स को अच्छी तरीके से नाइट्रोजन गैस फिलअप करके पैक किया जाता है, ताकि इसको तुम लॉन्ग टाइम यूज़ कर सको। लॉन्ग टाइम के बाद भी अगर खाओगे तो भी खाना वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बुक से पढ़ लोगे, ये हम समझा दिए, ये सवाल बुक में है, इसको ठीक से पढ़ लेना होगा। मेन रीज़न है नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव है, ये ऑक्सीडेशन नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया इस क्वेश्चन का समाप्ति। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर है, चैप्टर टोटली ख़त्म हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।